हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉयशाला में मैं करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। यात्री कृपया ध्यान दें, ये आवाज़ तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपने अक्सर सुनी होगी। ये किसकी आवाज़ है? दोस्तों, ये जिस शख्सियत की आवाज़ है वो एक बहुत ही बेहतरीन लेजेंडरी वॉइस आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने ना केवल इतिहास को पढ़ा है, पढ़ाया है, बल्कि इतिहास रच डाला अपनी कामयाबी के साथ, अपने तजुर्बे के साथ, अपनी मेहनत के साथ। तो चलिए आज हम मिलते हैं और बात करते हैं आदरणीय सुचित्रा गुप्ता जी। तो हेलो गाइस, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉयशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप भारतीय हैं? क्या आप फिल्में देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, साउंड शो इस तरह के बहुत पसंद करते हैं, या आपने कभी रेलवे में सफर किया है? तो यकीन मानिए, ये आवाज 100% आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। मैं कहूंगी कि वो है वॉइस इंडस्ट्री की लता मंगेशकर, क्योंकि लता जी को किसने नहीं सुना। ठीक उसी तरह से आदरणीय सुचित्रा गुप्ता जी को किसने नहीं सुना। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वॉयशाला में। आपने हमें समय दिया, आप आए और आपने आज तक जो जर्नी तय की है काबिले तारीफ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉयशाला में। थैंक यू सो मच। तो आज बहुत कुछ सीखेंगे आपसे और बहुत सारे ढेरों सवाल लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो पहला सवाल तो मैम आपसे यही रहेगा। पहले मैं एक बात बोल दूं रुचि, बिल्कुल। जो आपने सीखने वाली बात कही ना जी, मैंने बहुत पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहा करती थी, इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक, इट्स नॉट अ वन वे। आपसे मैं सीखती थी, मुझसे आप शायद कुछ थोड़ा बहुत ले पाए। तो ये आदान प्रदान है। ये आपका बड़प्पन है मैम, यही आपका बड़प्पन है और यही आपकी कहते हैं ना दिलेरी है। एक सच्चे आर्टिस्ट की यही पहचान है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत काइंड होता है। बिल्कुल आप वैसी ही हैं। तो शुरुआत करते हैं मैम। कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ की आपकी पैदाइश रही, ये आप थोड़ा हमें बताएं। जी जरूर। मेरी पैदाइश है अजमेर राजस्थान की, और मेरी जितनी प्रारंभिक शिक्षा है वो है भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश की। जी। और जर्नी जहाँ से शुरू हुई वो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी इंदौर में, वो स्कूल एक बहुत ही प्रख्यात स्कूल था। जी। और वहाँ जो एनुअल डे मनाया जाता था वो बहुत अच्छे, उस जमाने के हिसाब से बहुत व्यापक स्तर पर मनाया जाता था। तो हमारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने मिलकर सोचा कि एक नाटक किया जाए, क्योंकि उसमें चीफ मिनिस्टर भी आते थे और नामी गिरामी लोग। छोटी जगह उस समय के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो वीवीआईपी सब लोग प्रेजेंट होते थे उस एनुअल डे में। तो नाटक चुना गया रविंद्रनाथ टैगोर जी का काबुली वाला। अब काबुली वाला में आप जानती हैं दो ही मुख्य पात्र हैं, एक वो छोटी मिन्नी और एक काबुली वाला खुद। बाकी पात्र हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, जी। लेकिन मुख्य पात्रों के रूप में जी। मिन्नी, छोटी मिन्नी। और मैं छोटी मिन्नी इसलिए कह रही हूँ कि एक अंक में हम्म। बड़ी मिन्नी भी आती है, जो जी। कि केवल उसका विवाह हो रहा है और वो विवाह के समय वहां पे काबुली वाला आता है उसको आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए मैं छोटी मिन्नी कह रही हूँ। तो शायद मैं एज वाइज सूट करती थी, रही होंगी 7.5-8 साल के करीब, इतनी उम्र रही होगी मेरी उस वक्त। तो वो नाटक हमने किया और ईश्वर की कृपा से बहुत ही सफल मंचन हुआ उसका। इतना सफल कि जब हम मार्केट निकलते थे, ऐसे मैं फिर रिपीट करूंगी, छोटी जगह होने के कारण। जगह होने के कारण। ठीक। तो जब हम निकलते थे मार्केट में तो लोग ये नहीं कहते थे कि सो एंड सो जा रहे हैं, भारद्वाज साहब जा रहे हैं। वो ये कहा करते थे मिनी के मम्मी पापा जा रहे हैं। हम्म। यू नो, दैट बिकेम क्वाइट अ रेज एट दैट टाइम। और क्योंकि स्कूल बहुत जाना माना था, इसलिए उसकी जो चर्चा हुई वो ज्यादा बड़े स्तर पर हुई। तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद जब हम दिल्ली आए तो यहाँ बहुत लोगों ने बहुत हतोत्साहित किया और ये कहा, मेरे पिता मुझे बहुत उत्साहित करते थे। तो उन्होंने कहा कि, बहुत से लोगों ने कहा कि अरे वहाँ क्या छोटी जगह थी, दिल्ली में आके पता लगेगा तुम्हें क्या है क्या नहीं है। तो खैर,
मेरे पिता ने फॉर्म भरा ऑडिशन का और मुझे ऑडिशन के लिए भेजा और मैं यहाँ सेलेक्ट हो गई। और जो मिनी मैंने स्कूल में किया था, उसकी एक प्रमुख बात ये भी थी कि वो नाटक आकाशवाणी इंदौर के द्वारा साथ साथ ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। उस समय पे भी। उस जमाने में तो हम्म, आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये ये बड़ी बात। मेरे लिए। तो मैंने उस समय तो नहीं रियलाइज करा, हम्म, लेकिन बाद में अब सोचती हूँ, हाइंडसाइट विजडम जिसको बोलते हैं, वो जी। जब आती है तो पता लगता है कि ये कितनी बड़ी बात रही होगी उस समय के लिहाज से। काबुली वाला मैंने दिल्ली में आकर के किया और वो सप्रो हाउस में किया, और उसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उस समय, उन्होंने भी शिरकत की और ढेर सारा आशीर्वाद सभी कलाकारों को मिला। उनकी प्रेजेंस से ही ढेर सारा आशीर्वाद मिला। तो यहाँ ऑडिशन दिया, यहाँ आकाशवाणी में मेरा सिलेक्शन हो गया और बच्चों के रोल में मैं मुसलसल काम करती रही। फिर उम्र का एक दौर आता है जहाँ थोड़ी आवाज बदलती है, जहाँ आप ना तो बच्चों के रोल करने के लायक रहते हैं और ना ही आप बड़ों के रोल्स जिसमें रोमांस भी है, उतनी समझ भी नहीं होती है उन सब चीजों की। तो जी। वो थोड़ा सा एक आध साल का गैप हुआ, लेकिन मैं और काम करती रही इस दौरान। पढ़ाई वढ़ाई सब ये चलता रहा मेरा। ठीक ठीक स्टूडेंट थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बट ठीक थी पढ़ाई में। मेरे माता पिता को मुझसे कभी कुछ शिकायत नहीं। तो यहाँ सिलेक्शन के बाद फिर ये दौर चलने लगा, और मैंने बताया ना कि मेरे पिता मुझे बहुत उत्साहित करते थे। जीवन अच्छा खासा ठीक ठाक कट रहा था, जैसे किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, शायद उससे थोड़ा सा ऊपर का परिवार रहा होगा मेरा। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी चीज को आप ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो मेरा जीवन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, पिता इतना मुझे उत्साहित करते हैं। उतने साल पहले जबकि बिल्कुल टैबू माना जाता था इन सब बिल्कुल चीजों को, बहुत मुश्किल था लड़कियों के लिए। मुश्किल था। वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, उस समय तो साइक्लोस्टाइल कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते थे, जी। उनकी फाइल बाकायदा बना कर रखते थे और डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट उन सबको रेड इंक से मार्क करते थे। बाद में तो हम बिल्कुल ही बेवकूफ से हो गए कहाँ क्या है, कुछ बहुत याद भी नहीं सीरियस रहता। लेते थे इन चीजों को, विद बहुत सी, प्राइड। विद विद प्राइड। वेरी, हाँ, ग्रेट प्राइड, ग्रेट प्राइड दैट माय डॉटर इज डूइंग दिस। सो लेकिन मैंने कहा ना कि परिस्थितियां बदलती हैं। मैं हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दे रही थी जिस वक्त, उसी दौरान मेरे पिता का देहांत हो गया। और नेचुरली मैं और मेरा भाई, हम दो ही बच्चे थे घर में। तो जाहिर सी बात है कि मेरी माँ बहुत यंग थी उस समय जब मेरे पिता का देहांत हुआ। लेकिन उस एक व्यक्ति के जाने से जीवन बिल्कुल डामाडोल हो जाता है, बदल जाता है। बदल जाता है बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिश्तेदारों की सोच बदल जाती है, आपके मित्र बदल जाते हैं, आपके चाहने वाले, आपको आपको प्रोटेक्ट करने वाले लोग सब बदल जाते हैं। तो बिल्कुल। इसी दौरान मैंने हायर सेकेंडरी कर ली। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए सोचा कि मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी महिला थी अपने जमाने के हिसाब से, साहित्य रत्न प्रभाकर, हम्म, इंग्लिश एफए जी। सब उन्होंने किया हुआ वाह। था। तो वो चाहती थी कि मैं पढ़ूं आगे, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन उस जमाने में हम इतने नासमझ थे, हमें पता ही नहीं था कि कितने कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कितनी हम्म, जगहों पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, कोई गूगल सर्च तो था नहीं कि आज तो एक बटन दबाइए सारी इंफॉर्मेशन आ सारी जाती है इंफॉर्मेशन। कि ये टॉप कॉलेजेस हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं भारत की। वो सब नहीं था। तो मेरी माँ ने एक सीधा साधा वाक्य कहा कि भाई, मैं पटेल नगर में रहती थी, जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास जो भी कॉलेज है भाई तुम जाके वहाँ एडमिशन। और आसपास। उस जमाने में ये नहीं था कि भागम भाग हो रही है और माता पिता भी बेचारे फाइल पकड़ के दौड़ते चल रहे हैं सर्टिफिकेट से। हम गए, कॉलेज में गए, और वो पूसा रोड पे था, जी। जहाँ गंगाराम हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल पास में। तो वहाँ एडमिशन हो गया, और मैंने चूज करा इतिहास, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने उसमें ऑनर्स किया। जी। उसके बाद 3 साल वहां बिताने के बाद ये लाजमी हो गया था कि हम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस पर आए। और उसकी वजह थी, वजह ये थी कि अ, सारी क्लासेस सेंट्रलाइज होती थी। जी। माने आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, हम्म, लेकिन क्लास अटेंड करने के लिए आपको आर्ट्स फैकल्टी आना ही होगा, टीचिंग फैकल्टी सेंट्रलाइज्ड होगी। हम्म, तो
अब हमें तो पता ही नहीं कैंपस का लेआउट क्या है, किस कॉलेज में जाना चाहिए, कॉलेजेस के नाम भी नहीं पता थे। तो जस्ट एज लक वुड हैव, समटाइम्स लक गाइड्स यू। यू नो कभी कभी बहुत सारी चीजें आप ना समझी में भी कर जाते हैं। तो मैं और मेरी एक क्लास फेलो थी, हम दोनों डीटीसी, उन दोनों बस डीटीसी की में बस गए। में चला गया। हाँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जी। मोस्ट अनडिपेंडेबल। एक बस निकल जाए तो खड़े हैं आप, वो खाली भी है और आप हाथ देते रह जाइए तो ड्राइवर साहब बस लेके निकल जाते थे। बहरहाल, तो हम दोनों एक बस में चढ़े, इतना पता कर लिया था ये कौन सी बस कैंपस जाती है। हम उतरे और उतरते ही सबसे गर्दन घुमाई तो देखा हिंदू कॉलेज लिखा हुआ था। हाँ। मैंने कहा ना कि हाँ। इतनी इतनी नाइव थी मैं कि यही नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा ये हिंदू कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है? तो मेरी दोस्त ने कहा कि चलो देखते हैं एडमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है एमए में, इट्स नॉट सो इजी। सो हम पहुंचे अंदर तो वहाँ एक बहुत, बाद में तो बहुत ही रेनाउंड इंटरनेशनल लेवल की हिस्टोरियन, ट्रू ट्रू। उन्होंने हमसे दो चार बातें करी। हाँ भाई यहाँ क्यों आना चाहती हो, दूर पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही है और कैंपस तो आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जाओ हो गया एडमिशन। इट वाज सो सिंपल। आज की तरह नहीं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों में दौड़ मची हुई है कि यहाँ मिल लेकिन जाए वो जो वहां उस मिल जाए। समय में चाहत थी ना, ये जो आप बता रही हैं कि लड़कियां उठ के डीटीसी पकड़ के कॉलेज तक पहुंची, वो जो आपका बिल्कुल। स्ट्रगल है उस टाइम पर, वो सामने वाले ने देखा और ओके कर दिया कि हाँ, बच्ची अगर उन्होंने आई है देखा तो सोच कि के आई है, चालीस देख के आई है। 40 किलो की लड़की है हाँ, बेचारी, ये कहाँ और भाग दौड़ करेगी, चलो इसको एडमिशन देते दे हैं। देते हैं। हाँ, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोएड कॉलेज का, क्योंकि जी। यहाँ लड़के भी, यहाँ लड़कियां बहुत कम थी उस जमाने में और हम्म, लड़के ज्यादा थे। ज्यादा तो थे। ये कोएड का पहला हमारा एक वो था। हम्म, और जब सेंट्रलाइज टीचिंग थी तो वहाँ लड़के भी थे लड़कियां भी थी, तो ये मेरा पहला अनुभव था कि एक कंबाइंड क्लास कैसी होती है, हम्म, जिसमें दोनों जेंडर्स प्रेजेंट हों। हम्म, और टीचर्स भी यहाँ मेल भी और फीमेल भी, जानकी देवी में तो सिर्फ फीमेल टीचर्स थी हमारी, तो यहाँ टीचर्स भी सभी दोनों जेंडर्स के हमें पढ़ाने आते थे। और बहुत रिनाउंड हिस्टोरियंस से मैंने शिक्षा जी। हासिल की, विच इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। राइट। अगर मैं दो चार के नाम लूं तो आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर। प्लीज प्रोफेसर प्लीज। बिपिन चंद्रा, प्रोफेसर रोमिला थापर। फिर जब मैंने एमफिल के लिए जेएनयू ज्वाइन करा तो हमारे जो राष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन जी, उनके सुपुत्र एस गोपाल जी, ओ उन्होंने माय पढ़ाया। गॉड सी। माने पूरी एक लंबी लिस्ट थी जिनके थ्रू मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी पैदा हुआ और साथ ही साथ एक्सपोजर हुआ, चीजों को समझने का, थ्योरी क्या होती है किसी सब्जेक्ट की, ये सब जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो बस फिर एमए करा, एंड अगेन एज लक वुड हैव इट, आप समझ लीजिए कि जैसे आज मेरा रिजल्ट निकला है, उसके अगले हफ्ते मुझे हिंदू कॉलेज में जॉब ओ माय गॉड, सच अ प्लेजर। जहां मिली। पढ़े वहीं पढ़ाना। वहीं बहुत। पढ़ाना बहुत ही डॉन्टिंग टास्क था, वैसे मैं बताऊं, आप पीछे मुड़कर देखती हूँ, हम्म, मैं आपको हंसी आएगी, आज की जनरेशन के हिसाब से मेरी जनरेशन ना बहुत ही, क्या कहना चाहिए कि डरपोक सी थी। अब टीचिंग जॉब मिलने के बाद भी हम्म, माय फर्स्ट असाइनमेंट वाज फॉर 1 ईयर, ओके। टेम्पररी एडवर्टीजमेंट था, टेम्पररी बट लाइकली टू बी परमानेंट। और ओके। उसी समय मुझे जानकी देवी से भी जॉब ऑफर हुआ 9 मंथ्स के लिए। सी। तो सब लोगों ने कहा कि भाई लाइकली टू बी परमानेंट इज अ बेटर जॉब देन हाँ। ओनली टेम्पररी जॉब। true, तो मैंने हिंदू ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा। इतने बेवकूफ थे कि मेरी, क्योंकि टीचर्स ने पढ़ाया हुआ था हमें, हम्म, उन्हीं टीचर्स ने, उनमें से बहुत से टीचर्स थे जो ट्यूटोरियल्स लिया करते थे, हमारे ट्यूटोरियल्स कॉलेज में होते थे एमए में। तो अब हिम्मत नहीं होती थी कि स्टाफ रूम में कैसे घुसे, उनके बराबर जाकर कैसे कैसे बैठे, बैठे, कैसे कैसे बात बैठे। करें। यकीन मानना, मैं हाँ, घंटा घंटा भर स्टाफ रूम के बाहर खड़ी रहती, right। हिम्मत जुटाने की कि मैं इनके साथ बैठूं कैसे। ये संस्कार है, ये एक भावना है, एक रिस्पेक्ट है अपने टीचर्स के लिए। शायद शायद वही रही बड़ी बात। होगी। और हम्म। जाके वो सर सर कहना शुरू करा तो हंसने लग गए सब लोग, कहने लगे अब तुम हमारी बराबर की हो भाई, यू आर अवर कुलीग, यू आर नो लॉन्गर आवर स्टूडेंट, यू आर आवर कलीग। सो हम्म, नो इश्यूज, आप हमको नाम से, सर नेम से बुला लीजिए, चलिए आप फलाना सर ढिमकाना सर ऐसे कह के बुला लीजिए, लेकिन आपको सर करने की जरूरत नहीं
खैर थोड़ी सी हिम्मत बंधी। मैं आपको बताऊं, मेरी जब इंटरव्यू हुई, मेरी सेकंड टाइम इंटरव्यू हुई हिंदू कॉलेज में, जिसकी जरूरत शायद थी नहीं, हम्म लेकिन अब यूनिवर्सिटी हेड अड़ गए कि होगी। हम्म। तो, अम, 2 दिन बाद हिंदू में इंटरव्यू था और मेरी रिपोर्ट ठीक ठाक गई थी कि हाँ, शी इज ओके एज अ टीचर, तो वी कैन रिटेन हर और परमानेंट जॉब ऑफर कर सकते हैं इनको। तो उससे 2-4 दिन पहले मेरा LSR में इंटरव्यू था, ओके। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खुद जी यूनिवर्सिटी जी। यूनिवर्सिटी हेड वहाँ हम्म, आए हुए थे। हम्म, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे कहा कि ये तो बहुत दूर पड़ेगा तुम्हें पटेल नगर से यहाँ पहुंचना। तो मैंने उनको यही जवाब, मैंने कहा सर, बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम्म, हम तो आप जहाँ नौकरी दोगे वहां पहुंच जाएंगे, कैसे हम्म, पहुंचे, लुढ़कते पुढ़कते पहुंच ही जाएंगे समय पे। तो वो हंसने लग गए और फिर बोले कि अच्छा, तुम्हारा तो हिंदू में हो रखा है ऑलरेडी। मैंने कहा सर, वहाँ का इंटरव्यू ड्यू है कपल ऑफ डेज। कहने लगे ठीक है, ये पैनल अगर हम आपको नंबर 1 रख भी देते हैं, ये पैनल तो आपका वैलिड रहेगा फॉर अ फ्यू कपल ऑफ मंथ्स, या शायद 6 महीने या 3 महीने, ऐसे ही कुछ हम्म, रूल था। तो आप ऐसा करो, आप हिंदू कॉलेज आओ, वहां देखते हैं। हम पहुंच गए इंटरव्यू के लिए। उन दिनों में कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैला हुआ था, हम्म। और वो काला मोटा सा चश्मा लगाकर मैं इंटरव्यू देने गई। मतलब देखिए, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां होती परिस्थितियां, हैं कभी। हाँ, लेकिन अब जॉब लेनी है तो भाई, आप करना आंखों का पड़ेगा। रोना नीचे तो नहीं बैठ सकते, आपको जाना बिल्कुल। है तो जाना ही है। जी। कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी हम्म एल्स, आई सैट हम्म डाउन। और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिन्होंने एश्योर किया था कि हम्म हम आएंगे और वहां आपका हो जाएगा, वो आए ही नहीं। उन्होंने किसी और प्रोफेसर को अपनी जगह भेज दिया। हम्म एनीवे, आई थिंक माय इंटरव्यू मस्ट हैव गॉन वेल। तो हम्म, हमारे चेयरमैन थे, उस जमाने में DCM, दिल्ली क्लॉथ मिल्स, बहुत मशहूर इंडस्ट्री थी। जी। तो उसके जो चेयरपर्सन थे, डॉक्टर भरत राम, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति। तो मेरी कद काठी देखकर उन्होंने कहा कि भाई, अब बताओ, तुम तो ऐसी पतली दुबली सी हो, मुझे खुद को अब तो ये लगता है कि मैं शायद हैंगर में कपड़े से लटके होते हैं वैसी रही। ओके, तो बहुत पतले दुबले। आई वाज जस्ट अबाउट 40 kilograms। हम्म तो उन्होंने जब ये मुझसे पूछा, कहने लगे कि आपसे बड़े तो लंबे चौड़े तो लड़के हैं यहाँ पर, हम्म विल यू बी एबल टू हैंडल देम, हम्म संभाल पाओगे आप उनको क्लास में? पता नहीं कहाँ से एक कभी कभी विचार पहुंच जाता है। मैंने उनको बहुत पोलाइटली जवाब दिया, मैंने कहा सर, आई डोंट हैव टू कंट्रोल देम फिजिकली, आई हैव टू कंट्रोल देम इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली। वाह, व्हाट एन आंसर, क्या बढ़िया। तो शायद उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कि कहा वो चलो ठीक है, इसको परीक्षा कंटिन्यू है, ये भी एक तरह की परीक्षा, बातों हाँ, बातों में। बातों बातों। सो इंटरव्यू हो गया एंड आई गॉट अ परमानेंट जॉब, हम्म। which I continued non-stop for 44 years. ओ माय गॉड, ये आपके पिताजी का आशीर्वाद ही था कि बिल्कुल लगातार आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहा और आपके काम बनते चले गए, कि मेरे बच्चे को ज्यादा भटकना ना पड़े, क्योंकि भटकाना पड़े, जो तो बिल्कुल नहीं सरल। भटकना, हाँ। बिल्कुल भी नहीं भटकना पड़ा, ना एडमिशन के लिए, हम्म चाहे जानकी देवी हो चाहे हिंदू हो, ना भटकना पड़ा जॉब के लिए। हम्म मुझे, हाँ, मैं ये भी कहना भूल गई, मैंने JNU में एडमिशन लिया, तो हम्म, JNU की भी एक स्कॉलरशिप मुझे ऑफर हो गई उस साल। माल हम्म। मैंने, क्या कहते हैं, वारे न्यारे हो रहे थे। बहुत ग्रह बड़ी बात। नक्षत्र मेरे हाँ, ठीक अच्छे ठाक चल रहे रहे होंगे। थे। हाँ। तो हालांकि मैं बहुत विश्वास नहीं करती इन चीजों में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, डेफिनेटली वो क्या कहीं ना करें, कहीं, आई बिलीव कि ब्लेसिंग तो होती ही है, कहीं ब्लेसिंग्स डेफिनेटली। ब्लेसिंग्स तो काम करती हैं। और कहीं ना कहीं जहां पर आपने एक तरह से इतिहास को चुना, आपने इतिहास रचा भी, इतना रचा या अच्छा नहीं, इतिहास रचा कि आज भी मतलब उसकी चर्चा होती है, लोग जानना चाहते हैं, और वो कुलबुलाहट है कि और जानना है, क्योंकि इतना अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर। देखिए, आप। जी जी। वॉइस आर्टिस्ट की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप कितना भी काम कर लो, हम्म, लोग शायद आपकी आवाज सुनकर आपको पहचान जाएंगे। मैं आपको जी एक उदाहरण देती जी। हूँ। मेरे कॉलेज में कुछ साल पहले एक दृष्टिबाधित टीचर अपॉइंट हुए मेरे डिपार्टमेंट में, आए, मैंने उनका वेलकम किया। तो उन्होंने 2 मिनट मेरी आवाज सुनी, और मेरा नाम नहीं पता था। उन्होंने मेरा नाम लेते हुए कहा, आप वो है ना? मैंने कहा, आपको कैसे पता? मैंने तो अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया भी नहीं आपको।
तो मैंने बहुत रेडियो पे सुना आपको। रेडियो पे सुन। आवाज से शायद थोड़े बहुत लोग पहचान जाएं, लेकिन हाँ, अगर आप एक कोई विजुअल मीडियम में छोटा सा भी काम करते हैं तो एकदम से पहचान बनती है। तो ये एक विडंबना भी है, और ठीक है, नो रिग्रेट्स अबाउट बट आपका इट। नाम, आपने जो काम किया, दर्शन, फर्स्ट चाइल्ड आर्टिस्ट ऑन एयर एंड ऑल्सो ऑन दूरदर्शन, एज वेल ऑन एज। एयर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, दूरदर्शन में 2-3 चाइल्ड आर्टिस्ट थे, आई वाज वन ऑफ देम। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, ये इतिहास रचना ही है मैम। जब भी ये दूरदर्शन की किताब लिखी जाएगी तो ये बातें तो जरूर लिखी जाएंगी कि कौन चाइल्ड आर्टिस्ट थे जो विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और अपने आप को इस तरह से मंझे हुए किरदार की तरह पेश करते रहे कि आज भी उन चीजों को याद किया जाता है। और आपने सीखते सीखते काम किया, और उसके बाद कहते हैं ना, गुरुओं के गुरु आप बन गए। कि जितने भी उस्तादों के हैं, मतलब आज की डेट में वॉइस इंडस्ट्री में, तो उनके भी आप उस्ताद निकली, क्योंकि आपने इतना सीखते सीखते सिखा दिया। एक तरफ आपकी अपनी फैमिली, दूसरी तरफ आप एक टीचर हैं, और यहाँ एक वॉइस इंडस्ट्री की अलग जर्नी चल रही है सुचित्रा जी की लाइफ में। वंडरफुल। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसा और अनुभव रहा आपका? मैं उसी पे आने वाली थी। जी। जब मैंने आकाशवाणी में भी ज्वाइन करा और दूरदर्शन पर भी, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय लाइव टेलीकास्ट और लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। 3 कैमरा सेटअप होता था। अब जो आकाशवाणी के साथ वाली बिल्डिंग है, वहां पे 5th फ्लोर पे स्टूडियो था, और सामने ही पैनल होता था, और जी। 3 कैमरा लगते थे, जी। और उन 3 कैमरास के थ्रू पूरा लाइव टेलीकास्ट होता लाइव था। टेलीकास्ट वो दूरदर्शन पर जाता था? दूरदर्शन पे अच्छा। चलता था। और इसी तरह ब्रॉडकास्ट भी जो है ऑल इंडिया रेडियो पे, वो भी लाइव होता था। तो जब हम लोग रिहर्सल करते थे, तो हमारे जो रिकॉर्डिस्ट या टेक्नीशियंस, वो सब साथ बैठते थे रिहर्सल में, ये हम्म। मार्क करने के लिए कि कहाँ दरवाजा खोलने की आवाज देनी है, क्योंकि इफेक्ट्स भी सब लाइव होते थे। सब कुछ लाइव। कहाँ बरसात का इफेक्ट देना है, कहाँ खिड़की खुल रही है, कहाँ कुंडी लगाई जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन चल के आ रहा है, पत्तों पे आ रहा है कि वैसे ही आ रहा है, जूते की आवाज है। यानी ये छोटी छोटी माइन्यूट बातें, वो जैसे हम अपनी स्क्रिप्ट में नोट करते थे, वो भी नोट वो भी करते करते थे। थे। जी। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो लाइव करना बहुत मुश्किल अरे, काम। जब मैं आपको बताऊं रुचि, जब स्टूडियो की घड़ी में 9:30 बजे का टाइम था ब्रॉडकास्ट का, हम्म। तो जब डायरेक्टर साहब पैनल के अक्रॉस ये अनाउंस करते थे, दिस फुल मिनट, हम्म। ये पेट हम्म। था, सेंटेंस होता, अच्छा। दिस फुल मिनट माने 1 मिनट में आप एयर पे जाने वाले। हम्म। तो आप यकीन मानिए, धड़कनें तेज हो जाती थी, और बटरफ्लाईज होते थे कि कहीं गलती ना हो जाए। गलती। क्योंकि एक और जैसे दूरदर्शन पर भी क्या हम्म। था, पहले रिकॉर्डिंग नहीं थी, लाइव हम्म। टेलीकास्ट था। उसके बाद रिकॉर्डिंग आई, लेकिन एडिटिंग नहीं आई। हम्म। माने अगर आपने एंड में भी कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक हो गई, तो बच- आपको दोबारा से पूरा का पूरा करना पड़ेगा। और ओहो। जाहिर है, सबकी नजरें चाइल्ड आर्टिस्ट ज्यादा होती हैं कि ये गलती गलती ना करे। करेगी तो यही करेगी। तो हम्म। खैर, वो ये भी हुआ। फिर रेडियो पर भी ऐसे ही था। तो हम्म। धीरे धीरे फिर अब तो इतना एडवांस हो चुका है कि आप एक शब्द उठा के यहाँ से वहां बैठा दीजिए, तो कोई बड़ा इजी हो समस्या, गया। हाँ, आराम से हो जाता है सब कुछ। स्टेज फियर तो आपका खत्म हो गया होगा बचपन में, जब इस तरह से परफॉर्मेंस, वो भी माइक पर कैमरा के साथ, और आपके साथ और भी सीनियर आर्टिस्ट होते होंगे, तो वो बिल्कुल। सारी झिझक खत्म हो गई होगी। झिझक, बिल्कुल। पब्लिक स्पीकिंग की झिझक मेरी रेडियो ने दूर की। हम्म। कुछ तो टीचिंग में तो जरूरत होती है, डेफिनेटली। लेकिन टीचिंग की जो स्पीकिंग है, वो एक अलग स्पीकिंग। हम्म। क्लासरूम स्पीकिंग जो है, वो एक हम्म। अलग। आप 20, 25, 30 स्टूडेंट्स के सामने बोल रहे हैं, और ठीक है, स्टूडेंट्स जज करते हैं टीचर को, हम्म। जरूर करते हैं, और मजाक भी बनाते होंगे, कुछ तंजिया भी होते होंगे, कुछ तारीफ भी करते होंगे। अ, हम्म। हर तरह का स्टूडेंट इतने जी। लंबे करियर में मिलता है आपको। जी। तो लेकिन अच्छी बात ये रही कि कष्ट कोई नहीं। हाँ हाँ। मानसिक कष्ट जो होता है ना, हाँ। मानसिक कष्ट इसलिए भी नहीं हुआ कि मैंने अपने कुछ सिद्धांत तय कर लिए कि मैं कभी क्लास में लेट नहीं जाऊं। हम्म। अब मुझे समय पे पहुंचना ही पहुंचना है, कम वक्त में। हम्म। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जो मर्जी हो, हम्म। मुझे समय पे पहुंचना है।
एंड आई एक्सपेक्टेड द सेम फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो ये एक अनरिटन रूल बन गया था कि 5 से 7 मिनट तक दरवाजा खुला रहेगा, उसके बाद बोल्ट कभी नहीं होता था अंदर से। लेकिन बच्चे जानते थे कि अब हम अंदर नहीं जा सकते। और वो देखिए थोड़ा डिसिप्लिन था, इसलिए जरूरी था कि जो मैंने पिछले आधे घंटे में या 20 मिनट में 15 मिनट में कहा है, उसका तार आप नहीं जोड़ पाएंगे मेंटली, जी। इंटेलेक्चुअली आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे, एकेडमिकली आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे। और हम्म, अगर आपका वो सूत्र एक बार हाथ से निकल गया तो आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट लूज कर जाए। बिल्कुल सही बात है। तो और इसलिए आपने ये जरूरी एग्जाम्पल सेट करना है तो पहले खुद एक्शन लेना पड़ता है, तो आपने खुद भी उस चीज को अपनाया कि मैं भी समय पे पहुंचूंगी, तभी तो मेरे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब एज अ टीचर आप उनको सिर्फ कह सकते हैं, आप उस चीज को बखूबी देखिए अपने ऐसा है अंदर ना, जैसे मैं लाते हैं। कोई क्लास पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैंने 5 मिनट लेट छोड़ी, हम्म, ठीक है, तो मैं भी अगली क्लास के लिए 5 मिनट लेट हो सकती हूँ बिल्कुल। और बच्चे भी लेट हो जाएंगे, लेकिन दिस इज अंडरस्टैंडेबल। हम्म, दूसरा टीचर भी समझता है, अगल बगल तो कमरे होते हैं, हम्म, तो दूसरा टीचर भी समझता है कि अभी अभी इन्होंने क्लास छोड़ी है, और मेरे जो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स खड़े हैं वो भी समझते हैं कि हाँ मैम ने भी छोड़ी है तो आ ही रही हैं। तो इस तरह से बस जी। लगातार मुसलसल ये बहुत सफर अच्छा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। हम्म, और जब मैंने एमफिल के लिए जेएनयू ज्वाइन करा तो वहाँ एक प्री कंडीशन थी कि आपको, क्योंकि मैं पंजाब पर काम कर रही थी, लैंड एलियनेशन एक्ट वगैरह पर काम कर रही थी, जी। तो कि आपको उर्दू सीखनी पड़ेगी। तो हम्म, मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी, अ, भूल हम्म, गई, हम्म, बोल सकती हूँ, लिखनी पढ़नी भूल हम्म। गई। तो लेकिन उसके फिर बाद भी मैं बहुत है अच्छी बात है कि आपने वो शुरुआत, क्योंकि उर्दू एक बहुत खूबसूरत जबान है और इतना अच्छा सीखने को मिल जाए तो क्या बात है। चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अगर बोला गया है तो मैं सीखूंगी। सीखूंगी। और हम्म, मैंने 2 साल का वो कोर्स था, और मैंने दोनों साल डिस्टिंक्शन में पास किया। क्या बात। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वापस, मैं पढ़ा तो हम्म, रही थी, हम्म। लेकिन मैंने पीएचडी के लिए एनरोल करा डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज एंड जापानीज स्टडीज। मति भ्रम था ये। वो तो बहुत डिफिकल्ट है, जापानीज इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉइन। चाइनीज इज इक्वली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, वो ऑल तो समझ दीज में नहीं आता कोरियन हो, मुझे। चाइनीज हो, जापानीज हो, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स तो है ही नहीं, राइट। हम्म, only characters. हम्म, So as many characters as you can learn, हम्म, those characters show how हम्म, much proficiency you have in the language. हम्म, तो यहाँ इन्होंने कहा कि आप रिसर्च तो बाद में करना मैडम, पहले हम्म। आप ये 2 साल फुल टाइम कोर्स करो। तो फिर मैंने फुल टाइम इंटेंसिव ट्रांसलेटर्स कोर्स इन चाइनीज किया। ये क्या एज तो रही होगी आपकी उस समय? 30 के आसपास, हम्म, 30 भी नहीं होगी शायद, सीखा। 28-30 के आसपास की उम्र रही होगी। तो वो हम्म। जो है वो कर लिया, वो भी दोनों साल डिस्टिंक्शन में पास हो गए। तो उनमें वो तो मतलब चाइनीज सीखना और वो भी डिस्टिंक्शन से इज अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप अब वो सीख लो टोनल, वही बड़ी बात है। कि आप और डिस्टिंक्शन। लैंग्वेज भी वो टोनल है, अच्छा। टोनल है। एवरी टोन चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड। ओके। हम्म, इफ आई टेल यू दिस हम्म, इज अ वर्ड मा, वेरी हम्म, सिंपल वर्ड, so there is a tone, flat tone ma, 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 हम्म, ma. हम्म। In all 4 tones, there are 4 tones basically. In all these 4 tones, the meaning of the word will change. ओ माय Ma गॉड। in flat tone remains ma. In one tone, it becomes jute. हम्म, Another, I think it becomes um, an abuse. हम्म। Another, it becomes a horse or something. I may be a question हाँ। mark or something like that. तो बस वही है कि प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली। आई कुड रीड द न्यूज़पेपर आल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन फिर वो है कि रात गई बात गई। हम्म, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपने बहुत लगन से सीखा, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया कंटिन्यू। तो वो इट्स अ वेस्ट। लेकिन आई भाषा थिंक में तो हमें माहौल चाहिए। माहौल चाहिए, आपसे कौन बात करेगा, चाइनीज कोई किसी को बोलने आती वाला नहीं, है? एक्सेप्ट अ फ्यू टीचर्स। जी। जब निकल गए वहां से तो अब हम्म, रोज तो जा नहीं सकते डिपार्टमेंट, पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है। तो वो जो एक बहुत लगन से भाषा सीखी थी वो वेस्ट चली गई। तो हम्म। दुख भी होता है, लेकिन ठीक है, मैं बीच बीच में ब्रश अप करती रहती हूँ अब तो। निहाओ माँ वाना आओ नीना वो जाए दिली ताश में हमारे दिली लिए तो हानि। काला अक्षर भैंस बराबर हो गया, क्योंकि आप क्या बोलेंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा।
तो डेफिनेटली फिर तो आप वो मैं, भूल नहीं, जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, मैं हाँ। गलत भी बोल जाऊंगी तो आपको पता नहीं लगेगा। ये भी बेस्ट पार्ट है, राइट, हाँ, बेस्ट पार्ट लैंग्वेज ये पता ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो तो मैम ये इस सब। रेडियो पे आते हैं, आपने इतना अच्छा काम किया बचपन से, आपने जो शुरुआत करी, मतलब मुझे जहां तक पता चला, अभी मैं नीरज जी की किताब पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि माइक का घर दीवाना, का दीवाना तो नीरज। वहां पर A+ ग्रेड के जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं उनमें आपका नाम भी आता है। और जी। इस तरह का जुनून कि बचपन से सीखते गए सीखते गए सीखते गए और 2000 आपने प्लेस कर डाले। और देखिए, प्राइवेट और बात ये आकाशवाणी कुल मिला के इतने तो हो करीब, चुके हैं। और और इतना अच्छा आपका वो जो पकड़ वॉइस एक्टिंग में, तो ये सीखते सीखते हुआ, या उसके लिए भी आपने कोई कोर्स किया, या आप खुद से कुछ मेहनत करते थे, क्या क्या फॉलो करते थे आप? मैंने कोर्स कोई नहीं किया। जी हालांकि आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिक्शन पढ़ाया जी, आई नो। एज विजिटिंग फैकल्टी। तभी तो मैं कह लेकिन रही हूँ, मैंने उस्तादों के उस्ताद हो आप। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिक्शन पढ़ा रहे हैं, तो वो उस्तादों के उस्ताद हुए। और एक और मजे की बात, एनएसडी में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उन्होंने 3 साल की बजाय 4 साल का कोर्स कर दिया था। जी। वो सिर्फ एक ही साल चला। हम्म और उसमें स्पेशलाइजेशन था, आप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप हम्म लाइटिंग करना, मेकअप, एक्टिंग जो भी है, हम्म उसका स्पेशलाइजेशन का हम्म टास्क था वो। तो उसमें इन लोगों ने सोचा कि एक नाटक करते हैं हम्म, 4th ईयर स्टूडेंट्स के साथ। ओके। और नाटक चुना विजय तेंदुलकर का गिद्ध, हम्म जो गिधाड़े के नाम से भी जाना हम्म जाता है। और अब एक लड़की तो मिल गई। अब वो तो एक स्टूडेंट थी लड़की उस चौथे साल में, जी। बाकी दूसरी कहाँ से लाएं। तो हम्म दूसरी फिर मैं चुनी गई, जो कि नॉन एनएससीएन थी। हम्म, और डायरेक्ट कर रहे थे दिग्गज बीएम शाह साहब और राम गोपाल बजाज साहब। क्या बात ये है। दोनों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। हम्म। तो बस वो भी हो गया। मतलब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में हाउसफुल का बोर्ड देखा था। इतना क्या बात है। इतना लोगों में क्रेज था उस नाटक को देखने का। उन हम्म, दिनों ऑडियंस भी ज्यादा ही होती थी, ज्यादा और होती। एनएसटी का प्ले हो तो और ज्यादा होती थी। हम्म तो लोग फोन करके बोलते थे, यार खड़े होने के लिए जगह दिलवा देना, हम्म कुछ नहीं मांगते। तो इस तरह तिल धरने को जगह नहीं, लिटरली जिसको कहते हैं। तो ये हम्म मेरा पहला अनुभव था जिसमें हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब इस तरह से हुआ, और बहुत ही खूबसूरती से उसको पेश किया गया था। हाउसफुल तो आपका हमेशा रहा होगा, जब रेडियो पे भी आप आते थे तब भी हाउसफुल था, लेकिन वो नजर नहीं आता, नजर क्योंकि नहीं आप आता। देखने, और पूरा भारत सुन रहा है, भारत से बाहर भी सुन रहे हैं, बच्चा बूढ़ा, चाय की दुकान है, टपरी है, घर है, हाउसवाइफ है, किचन है, कहीं भी रेडियो और लगा के कान में लोग मजे से पूरा ड्रामा सुन रहे हैं। आप इतने सारे गवर्नमेंट एड्स कमर्शियल्स करते थे, वो सारे सुनना, पूरी जानकारी आप दे रहे हैं, मॉर्निंग शोज आपने किए दूरदर्शन पर, तो लगातार एक बॉन्ड बन गया, एक रिश्ता बन जाता है ऑडियंस के साथ, इसीलिए आपकी आवाज पहचानी जाती है, इसीलिए जी शायद। लगता है कि ये सुनी हुई है, ये मैं जानती हूँ। एग्जैक्ट। जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, दूरदर्शन पे लेट 80s के आसपास की बात होगी, हाँ, एक कैंपेन चला फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो ओके। और वुपिंग कफ, इन सब के हम्म अगेंस्ट। तो मुझे एज एएनएम ही बोलते थे शायद। हम्म तो एज एएनएम वर्कर विद हम्म वाइट साड़ी एंड पूरा ब्लू हम्म शायद बॉर्डर होता था उसका, जो भी हम्म उनकी यूनिफॉर्म होगी, तो वहां पे it became such a popular one. I used to come on screen saying डीपीटी के 3 टीके हम्म, इतने इतने एक एक महीने के अंतर पर जरूर लगवाएं, या लगवाए। बूंदे पिलवाएं। यू नो, अब जो बहुत दिग्गज, बहुत अग्रणी कलाकार कर रहे हैं, वो हम्म, उसकी शुरुआत मुझसे आपने हुई। उस कैंपेन की शुरुआत मुझसे हुई थी। जी, और काम के साथ साथ कितना अच्छा कॉज क्रिएट किया, लोगों तक वो बात पहुंचाई, उसकी क्या जरूरत है, लोगों तक पहुंची, अवेयरनेस आई, और वो चीजें काफी हद तक ठीक होती चली गई भारत में। तो ये कमाल की बात है, कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल जर्नी की हम बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यात्री कृपया ध्यान दें कि वॉयसशाला की ये गाड़ी पहुंच चुकी है आदरणीय सुचित्रा गुप्ता जी के पास। यानी आपकी आवाज
बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई विदेशी भी हमारे देश में आएगा, ट्रेवल करेगा तो ये आवाज सुने बिना नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहचान मिले ना मिले ये आवाज कानों तक जरूर पहुंचेगी, ये रिलेशन बिल्टअप जरूर होगा और उसे अपनी बात जो आप पहुंचाना चाहती हैं, संदेश पहुंच जाएगा, भाई फलानी ट्रेन इतने बजे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से निकलेगी। तो इतना बड़ा मंच है ये, इतनी बड़ी बात है ये, इतना बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि आवाज है ये। मेट्रो तो बाद में आई, पहले रेलवे आया। तो रेलवे में आपकी जो ये आवाज चलती है तो लोगों को ये नहीं लगता है कि कोई और है, उन्हें पता है ये अपनापन है। ये आवाज सुन ली, पहुंच गए स्टेशन पर, तसल्ली सी हो गई, एक राहत मिल गई। तो सही कितनी बात। अच्छी तरह से एक सिंपल लाइन है, आपने उसे इतना अच्छा निभा दिया कि मैं साल तो नहीं जानती हूँ, लेकिन बरसों से, मैं खुद बचपन से सुनती आ रही हूँ इस लाइन नहीं, को। 22 साल 25 साल कितने साल हो गए हैं। कितने मुझे साल खुद हो को याद नहीं है कि मैंने पहली बार पिकअप किया। और बाद में तो ये था कि उसमें ऐड होता रहता था, जो गए। नई ट्रेन्स चली। हम्म। बहुत ही पीसियों चलती हैं नई ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म नंबर्स बदलते हैं तभी जी। तक। तो उसका करने की भी एक टेक्निक है। तो कई हम्म। लोग मुझसे पूछते थे, आप 24 घंटे वहीं बैठी रहती हैं? क्यूरियोसिटी। क्या आप वही काम करती हैं? और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, हम्म। मेरे एक कलीग ही समझ लीजिए, किसी और कॉलेज में पढ़ाते थे, तो जी। वो रेडियो पे मेरे नाटक सुनते थे। तो हम्म। मुझसे आके एक दिन बहुत क्यूरियसली उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, आप वहां पूरा कॉस्ट्यूम और मेकअप वगैरह करके माइक पे बोलते हो? मैंने एक बार को तो माथा पकड़ लिया, मैंने कहा भाई क्या ये क्या जरूरत कह है। रहे हो? हाँ, इसकी जरूरत क्या है? हम्म। आप तो सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे जो संप्रेषित करना है वो हम्म। अपनी आवाज के माध्यम से मैं करूंगी। जी। तो उसमें, और ये एक बहुत बड़ी बात है रेडियो नाटक के लिए। हम्म। देखिए, आप एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जिसमें सुनने वाला आपको देख नहीं रहा, लेकिन महसूस कर रहा है। महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह महसूस कर रहा है कि अब आप, एक ट्रैजिक सीन है या एक रोमांटिक सीन है या एक कॉमिक सीन है, जो भी है, उसको महसूस करता है, दिल से महसूस करता है। और ये कलाकार की कला है कि वो उस चीज को उस तरह से पहुंचा पाए अपने श्रोता तक, ताकि यही उसको उसकी ये विजय लगे है कि और वास्तव यही में उसका मजा है। काम है, इतने अच्छे तरीके से पहुंचा देना कि वो बार बार सुनने को बेचैन हो उठे कि आगे क्या हुआ था, फिर क्या आगे क्या हुआ। हुआ, हाँ। हम्म। और कोई देखिए, कोई मेकअप नहीं है, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको क्या कहना चाहिए, संबल देते हैं, थोड़ा बल देते हैं कि चलो ऑडियंस का ध्यान मेरी साड़ी पे जाएगा, मेरे मेकअप पे जाएगा, मेरे बालों पे जाएगा। रेडियो पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी। लेकिन एक बात है जिसमें कॉमनैलिटी है, और वो ये है कि विजुअल मीडियम का कलाकार भी पूरी बॉडी से एक्ट करता है, और ऑडियो मीडियम का कलाकार भी यस। पूरी बॉडी से एक्ट करता है। फर्क ये है कि विजुअल वाला दिखता है, हमारा दिखता नहीं। दिखता अगर नहीं। मुझे गुस्सा करना है, तो हम्म। जब तक वो भाव मेरे चेहरे पर नहीं आएंगे, मेरा शरीर उसको महसूस नहीं करेगा। उस हम्म। कर्कशता को अगर मुझे अपनी आवाज में लाना है, तो वो कर्कशता मेरे चेहरे पर भी जब तक नहीं आएगी, मैं कन्विंसिंगली वो बात नहीं बोल पाऊंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये एक चैलेंज भी है। और क्या कहना चाहिए कि अगर आप उस मयार को छू पाते हैं, जहाँ मुझे कितने लोग मिले जो, पहले चिट्ठियां आती थी, पोस्ट कार्ड, जी। जिसमें नाम से फैन मेल आती थी जी। कि ये सुना वो सुना, और ये कैरेक्टर सुन के तो हम रोने लग गए। मैंने ये देखिए ना, कनेक्शन है ये। कनेक्शन है, जबकि बॉन्डिंग है। वो मुझे देख नहीं रहे, हम्म। लेकिन वो एक कनेक्शन हो गया, कनेक्ट हो गया हम्म। एस्टैब्लिश कलाकार और श्रोता के बीच में, जहाँ वो मुझे देख नहीं रहा, लेकिन वो महसूस कर रहा है कि हाँ, ये हम्म। सही है। कितनी पता नहीं खुशी मेरे, होती होगी ना कि अपने लिए चिट्ठियां पाकर, और फिर काम करने का और मन करता होगा, और अच्छा काम करने का दिल करता होगा, जस्टिस उस करने का जमाने दिल करता होगा अपने करेक्टर के साथ। उस जमाने में देखिए, या तो दूरदर्शन था, हम्म। बाकी चैनल्स तो अभी आए नहीं थे, तो 90s की देन है। हम्म। तो उस एक लंबे समय में रेडियो डोमिनेट कर रहा था, यस। और रेडियो को सुनने के भी जो मीडियम्स थे वो बदल रहे थे। पहले बड़ा रेडियो, फिर छोटा हम्म। आया, मीडियम हम्म। वेव, शॉर्ट वेव वाले आ गए रेडियो, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर पॉकेट ट्रांजिस्टर आया, हम्म। तो वो भी बदल रहे थे। तो आप अपने पॉकेट ट्रांजिस्टर में कहीं भी लेके चले जाएं, वो मोबिलिटी मिल गई।
आप जी, मुझे कहीं भी सुन सकते हैं सुन उस सकते मोबिलिटी हैं। के साथ। आपको रेडियो से चिपकने की जरूरत है। आप अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे हैं और अपना ट्रांजिस्टर आपने ऑन कर लिया, तो आप मुझे वहां भी सुन सकते हैं। हुँ, तो बहुत अच्छा। वो चेंजेस ने भी थोड़ा मतलब मदद होती है उनसे भी अपने श्रोताओं तक पहुंचने में। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हैं और आपका प्ले चल रहा है, कोई सुन रहा है और आप वहीं कहीं बैठी हैं या आप ट्रैवल कर रहे हो रेलवे में और आवाज़ आ जाए, तो खुशी वो होती तो बहुत होगी? बार हुआ है, वो तो बहुत बार हुआ है। अच्छा अब लगता है। देखिए, रेल से ट्रैवल तो मैं भी करती हूँ। जी। तो हुँ। जाहिर सी बात है, स्टेशन पे जाती हूँ तो अपनी आवाज सुनती हूँ। तो मेरे बच्चे तो बोलते हैं कहीं तो छोड़ दो। लेकिन वी आर ब्लेस्ड क्योंकि हमें तो वो आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि घर पहुँच गए। रेलवे क्योंकि बचपन से जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, उनके साथ जीते आ रहे हैं, वो आवाज़ें कहीं न कहीं घर कर चुकी हैं। हमें बिलीव हो जाता है कि ये आवाज़ आ गई मतलब हम स्टेशन पे पहुँच गए हैं और बस हम कहीं न कहीं स्टेशन पे खड़े हैं लेकिन आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हाँ, और कि जानकारी मिलेगी तभी हम कई बार तो दोस्त लोग फोन करके कहते भी हैं, यार ट्रेन लेट हो रही थी तो बता देना था ना। ये मज़ेदार है। बहुत कई बार अच्छा। मुझे क्या पता, ये तो सारा कंप्यूटराइज्ड है, हम तो बोल जी। बाल के आ जाते हैं बाकी। कैसे मतलब बयान किया जाए, एक बहुत प्यारा गाना है, "तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफ़िल है।" हाँ, चाहे है, रेडियो है। सुन लो, चाहे टेलीविज़न देख लो, लाइट एंड साउंड शो देख लिया जाए दिल्ली में आके या कहीं और भी, तो आप ही आप हैं। और उसके बाद अगर रेलवे में बैठ गए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवाज़ नहीं सुनी। तो मेहरबानी है उस ऊपर वाले की, करम है, जी, नवाजिश है, मैम जिन्होंने आप हम बख्शा है, बिल्कुल, इस चीज बिल्कुल। में बख्शा है। ये कभी नहीं न भूलना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो मेरे पास है वो मुझे बख्शा गया है, और हुँ, ये ना मिलता मुझे तो मैं क्या कर लेती। हुँ, बाकी और सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों की तरह मैं भी शायद सिर्फ एक हुँ, आम तौर पे जी जाती। हुँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, अभी भी बहुत विशेष हूँ, लेकिन हाँ, एक छोटी मोटी पहचान अगर बन जाती है तो जीने का आनंद कुछ और